का लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है और मैं आपसे यह कोर्स 1999 रुपए का था, लेकिन मैंने इसे मात्र और मात्र 499 रुपए रखा हूं, जिसमें से भी आप 18% जीएसटी हमारा कट जाता है और साथ ही साथ इसमें से पेमेंट गेटवे के भी पैसे कट जाते हैं और अंत में जो हमारे पास पैसा आता है वह कुल मिलाकर के 250 या 200 रुपए ही हमारे पास आ पाते हैं। तो आप जरा कैलकुलेट करिएगा कि आखिरकार इस पैसे का क्या महत्व रह गया। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि इस पेड कोर्स को लेने मात्र से आपको इतनी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि साइंस को लेकर के काफ़ी आप पॉजिटिव हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। और आप जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जीएस में साइंस के ही पूछे जाते हैं, बैंक को छोड़ करके। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर मैं सीधा क्लास स्टार्ट करूंगा आपके सामने। मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो विद्यार्थी बार बार मेरे पास फ़ोन करके, मेरे पास दिन भर में 200 कॉल आती है और उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि आखिरकार सर आप हमें उस ग्रुप में जोड़ दीजिए, आप हमें पेड कोर्स की आईडी दे दीजिए। मेरे बस में कुछ नहीं है, सब कंपनी के हिसाब से होता है और उसी आधार पर अलग अलग लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अभी ये ऑफर सिर्फ अगले एक हफ्ते तक हम इसे 499 रखेंगे, उसके बाद हम इसे सीधा 799 और फिर लास्ट में हम इसे 999 रुपए और भविष्य में 3 महीने बाद हम इस कोर्स को 1999 रुपए में रख देंगे। तो इसीलिए अगर आपको खरीदना हो तो जल्दी से जल्दी, जो विद्यार्थियों के द्वारा कहा गया है कि सर इसको बढ़ाइए मत, तो खरीदना हो तो खरीद लीजिए, क्योंकि कंपनी से हमारा टाई अप है और वह कंपनी अपने आधार पर कोर्सेस को निकालती रहती है और वह कंपनी बेचती रहती है। उसने कहा मैं आपका सिर्फ बात अगले 3 महीने तक मानूंगा, उसके बाद आप अपने विद्यार्थियों को कह दीजिए वो खरीदें चाहे ना खरीदें, लेकिन हम इस कोर्स को बड़े ही बड़े लेवल पर बेच देंगे या आराम से उसे हम विद्यार्थियों के पास तक पहुंचा देंगे। तो वो कंपनी की मार्केटिंग होती है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे आपकी मर्जी है। चलिए अब हम सीधा फिजिक्स का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भौतिक विज्ञान में सीबीटी 1 का जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में एकदम छोटे न्यूमेरिकल्स आए थे। जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स को बहुत विस्तार से गहराई में पढ़कर गए थे उनके क्वेश्चन तो गलत हुए, लेकिन जिन्होंने बहुत हल्के फुल्के ढंग से फिजिक्स को पढ़ा था उन्होंने बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आपको मालूम है, मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आरआरबी जेई सीबीटी 1 के। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बताइए, जिसकी यूनिट होती है फोर्स, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा डायोप्टर, यानी आपके क्वेश्चन आया था लेंस की क्षमता से क्वेश्चन पूछा था, यानी फोकस दिया था, आपको लेंस की क्षमता निकालनी थी। एक क्वेश्चन ये आया था, फोर्स दिया था, मास और एक्सीलरेशन, मास दिया था, फोर्स दिया था, एक्सीलरेशन या त्वरण निकालना था। एक क्वेश्चन आया था, ये बताओ वर्क की यूनिट क्या होती है, और एक क्वेश्चन ये था, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप फिजिक्स में ये बेसिक चीजें नहीं जानते हैं तो आप कभी भी, याद रखना, आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बताऊंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स और मास। यानी सबसे पहले मैं आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग और द्रव्यमान समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखना, ये फिजिक्स की बहुत ही आधारभूत चीजें होती हैं
जिन्हें आपको समझना होगा। ये हाई क्वालिटी कंटेंट है जो आपके सामने पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल रहेगा और वीडियो आपको अगले 31 दिसंबर तक अवेलेबल रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। देखो, अक्सर आप अपने जीवन में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, इतने किलोमीटर मैं चला गया, मैं बहुत दूर से चला आया, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तो बालक ये बताओ, देखो कुछ विद्यार्थियों को ये लगेगा, स्टूडेंट को, कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं मत पढ़िए, क्योंकि हम जो भी शुरुआत करते हैं हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, उसी आधार पर हम यहां पर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक शब्द लिखा है, डिस्टेंस या दूरी शब्द लिखा हुआ है। बेटा आपके सामने जो डिस्टेंस शब्द है इसको समझने की जरा सा कोशिश करिएगा, बहुत आसान होता है। मान लीजिए ये ए वाली जगह है, मान लीजिए ये बी वाली जगह है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहां से चलते हैं और चल करके बी वाले स्थान पर पहुंच जाते। तो सुनिएगा, आप इस ए वाली जगह से चलकर बी वाली जगह तक आप पहुंचते हैं, तो इस पूरे मार्ग की लंबाई यानी पूरे मार्ग की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डिस्टेंस के नाम से या दूरी की नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, टोटल लेंथ ऑफ द वे कॉल्ड डिस्टेंस। यानी मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं, कोचिंग की ओर जाते हैं, तो कोचिंग के गेट में जब आप घुस जाते हैं और अपने घर से निकलते हैं, तो अपने घर से निकलकर कोचिंग के गेट तक घुसने के बीच में जितनी भी आपने लंबाई तय की है रास्ते की, उस संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी को हम, यहां से यहां तक की लंबाई को हम डिस्टेंस मानते हैं। याद रखिएगा, दूरी को हम किससे मापते हैं? बहुत आसान है, मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो बताइए, क्या यह एक स्केलर है? क्या यह एक सदिश राशि है या यह एक अदिश राशि है? तो मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप कैसे चलते हैं? ये देखो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कभी आप इस रास्ते से, कभी। तो बेटा देखो, याद रखो, क्या इसका सब डायरेक्शन यानी जो दिशा है, क्या वो दिशा निर्धारित है? नहीं, हर समय आपकी दिशा बदल रही है। और बेटा याद रखना, जब डायरेक्शन या दिशा बदलती है तो क्या हो जाता है? डायरेक्शन या दिशा जब बदल जाती है तो कभी भी सदिश राशि नहीं होता, अदिश राशि होती है। और लंबाई या जब आप चलते हैं तो डिस्टेंस जब आप नापते हैं तो कई दिशाओं से नापते हैं, इसीलिए याद रखिएगा डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है, ध्यान रखिएगा। और हां, एक बहुत प्लस पॉइंट है, यह सदैव धनात्मक होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा देखो, जब आप चलते हो ना, तो जब आप चलते हो तो कोई ना कोई तो आप लंबाई तय करते हो ना, तो डेफिनेटली आपका जो डिस्टेंस होता है वह हमेशा होगा, यानी आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दूरी आपको समझ में आ गई होगी। मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी को मीटर के द्वारा मापा जाता है। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। यह मैंने आपको लगभग बताया, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? तो बेटा हम इसको डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस शब्द को डी से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो इधर, अब आइए दूसरा शब्द आता है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। देखो इस चित्र के माध्यम से आप समझ जाओगे, बहुत आसान है समझना। देखो बेटा, मान लो ये ए वाली जगह है, मान लो ये आपकी बी वाली जगह है, ठीक है। अब आप क्या हुए?
यहां से चल रहे हैं आप, ये देखो पाथ ऑफ ट्रेवल, मतलब जितनी दूरी पाथ ऑफ ट्रेवल यानी यात्रा करने वाले का जो रास्ता है वो कौन सा है, ये देखो ऐसे से जा रहे हैं, यहां पहुंच गए। तो ये बताओ इस रास्ते पर ना जाकर अगर हम इस ए वाली जगह से डायरेक्ट बी वाली जगह पर पहुंच जाएं तो हम उस पूरे रास्ते में न्यूनतम दूरी तय करते हैं, यानी इसे तो हम कहते हैं दूरी, लेकिन याद रखना बेटा इसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यानी कुल दूरी के न्यूनतम भाग को हम क्या कहते हैं, विस्थापन के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। दोनों में एक ही अंतर है, वह अंतर बहुत आसान है। क्या, देखिए बेटा दूरी में कहीं भी दिशा निर्धारित नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक चीज तो निश्चित है और उस चीज का नाम क्या है, डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में सदैव दिशा निर्धारित होती है, डायरेक्शन सदैव निर्धारित होता है, और कुल दूरी का न्यूनतम भाग ही डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहलाता है। मार्ग की कुल लंबाई की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन भी मीटर के द्वारा मापा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें क्या चीज निर्धारित होती है, तो याद रखना इसमें क्या चीज निर्धारित होती है, दिशा निर्धारित होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और हां, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव और जीरो, लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सीधा जाएंगे तो निगेटिव, उल्टा आएंगे तो सीधा जाएंगे तो पॉजिटिव, उल्टा आएंगे तो निगेटिव। और अगर यहां से ए वाली जगह से बी जगह गए और बी से लेके फिर वापस ए पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। और हां, अधिकतम दूरी के न्यूनतम भाग को क्या कहते हैं, उसे हम विस्थापन कहते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, दूरी में दिशा निर्धारित नहीं होती, लेकिन विस्थापन में दिशा सदैव निर्धारित होती है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों को हम मीटर के द्वारा मापते हैं। एक में दिशा होती है विस्थापन में और एक में दिशा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा है, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, अगली टॉपिक पर। देखो बेटा, स्पीड और वेलोसिटी, जब तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आया होगा, यानी दूरी और विस्थापन, तो शायद आप चाल एवं वेग को समझ नहीं पाएंगे। देखिएगा, चाल बराबर क्या होती है। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, हम यहां खड़े, हम ऐसे भी करेंगे ना तो टाइम लगेगा। हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट होगा तो टाइम लगेगा। हम थोड़ी दूर जाएं या ज्यादा दूर जाएं, हर समय टाइम लगेगा। तो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, उन सब में क्या लगेगा, उन सब में क्या लगेगा, समय जरूर लगेगा। तो आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो समय ही तो काट रहे हैं। तो याद रखना, इस संसार की जो भी घटना होती है, उन सभी घटनाओं में समय जरूर लगता है, इसीलिए टाइम आपको जरूर रखना होगा। जैसे अब देखिए, स्पीड बराबर, यानी आप देखिएगा यहां पर, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखना, इसमें मिलीलीटर लिखा है, यह गलत है। याद रखना, इसका यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो याद रखो, इधर देख लो आप। देखो बेटा, स्पीड और वेलोसिटी
दोनों में एक अंतर, यहां डिस्टेंस है, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या है कॉमन, टाइम है। यहां भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, यहां भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन एक चीज और बताते हैं आपको, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, सुनो। वेलोसिटी क्या है, इसकी हमेशा डायरेक्शन होगी, दिशा, और याद रखना इसका कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं होगी। याद रखना इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, चाल की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, जबकि वेग की दिशा सदैव निर्धारित होती है। ध्यान रखना इस बात को। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए बेटा कि चाल कैसी राशि होती है। तो याद रखना चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग, जहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। यह स्केलर है और यह क्या है, वेक्टर होती है। ध्यान रखिएगा। देखो इस चित्र में कुछ दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट you are traveling. This car is traveling at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल सकती है, और क्वेश्चन क्या दिया है, स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, यानी आप अपनी स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। मेरे कहने का मतलब समझो, चाल ही वेग है। क्या है, चाल ही वेग है, लेकिन चाल ही वेग है, लेकिन वेग में जैसे ही दिशा शब्द जुड़ जाता है चाल में, वैसे ही चाल वेग हो जाता है। कहने का मतलब इस चित्र के माध्यम से समझिए कि चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता, अंतर होता है तो सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है, दिशा का अंतर होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों कार चल रही है, बस अंतर यह है यह 20 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। और देखो बेटा दोनों कार चल रही है, यहां ना ईस्ट लिखा है, ना वेस्ट लिखा है, ना नॉर्थ लिखा है, ना साउथ लिखा है, लेकिन यहां भी लिखा हुआ है दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। यानी ईस्ट मतलब होता है क्या, आपको मालूम होना चाहिए, पूरब और पश्चिम, दक्षिण व उत्तर। यानी अगर कोई भी कार उत्तर चले 20 किलोमीटर के हिसाब से तो इसका डायरेक्शन है, यह भी 20 किलोमीटर से चल रहा है, लेकिन यह ना उत्तर बता रहा है, ना दक्षिण बता रहा है, ना पूरब ना पश्चिम, तो यह चाल से चल रहा है। और अगर जैसे ही यहां पर जुड़ जाता है, उत्तर की ओर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो बेटा वो वेलोसिटी हो जाती है। यानी चाल ही वेग है, बस दिशा जैसे ही निर्धारित हो जाती है, यह वेलोसिटी कहलाता है। याद रखना इस बात को। तो सुनिए, यहां पर डायरेक्शन हो गया, यह भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यह भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बस अंतर क्या आया, डायरेक्शन। यह पूरब दिशा की ओर चल रही है, ध्यान रखिएगा, यह पूरब दिशा की ओर जा रही है, या ना पूरब जा रही है, कभी पश्चिम जा रही है, दक्षिण। तो यह तो हो गया क्या, चाल, और यह हो गया क्या, वेग। तो याद रखना, यह ध्यान रखिएगा, ये चाल और वेग में सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। इसको मैं रब करता हूं, फिर मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। देखिए इधर बेटा, आपके सामने ये डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है।
डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए डायमेंशनल फार्मूला समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, हमेशा याद रखना केजी की जगह पर कैपिटल एम रखते हैं, मीटर की जगह पर हमेशा एल रखते हैं और टी की जगह पर हमेशा एस रखते हैं। तो अब देखो यहां पर केजी है, नहीं है। देखो दूरी किससे मापते हो? मीटर से नापते हो, तो मीटर की जगह पे क्या रख दिया? एल रख दिया। टाइम किससे नापते हो? तो सेकंड, यानी सॉरी, सेकंड की जगह पर आप क्या लिखोगे? टी लिखोगे। तो अभी क्या किया? सेकंड की जगह पे आपने टी लिख दिया, टी ऊपर गया तो क्या हो गया? एल टी माइनस 1। तो याद रखना वेग और चाल दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ये देखो एल टी माइनस 1। हाँ, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, उसको सही करिएगा। ये क्या होती है? ये होता है वेक्टर, यानी यह एक सदिश राशि है और यह क्या है? यह एक अदिश राशि। या हिंदी में सही लिखा हुआ, यह एक अदिश राशि। दोनों का डायमेंशन सेम है। आप देख लीजिए, मीटर की जगह पे एल रखेंगे, टाइम समय की जगह पर टी रखेंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे, -1 ले जाएंगे। तो सुनिएगा, चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ अंतर होता है तो किस चीज का? समय का अंतर होता है, सॉरी डायरेक्शन का अंतर होता है, दिशा का अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये वाली कार किधर भी जा रही है और यह कार केवल पूरब की दिशा में जा रही है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी और स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं आगे। चलिए, डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज इक्वल, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं, चाल और वेग का डायमेंशन दोनों का सेम होता है, जैसा कि आपको मालूम है एल टी माइनस 1। याद रखना दोनों का सेम होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको। दूरी में दिशा निर्धारित होती है? निर्धारित नहीं होती, प्रति विस्थापन में दिशा निर्धारित होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बेटा, ये हाई क्वालिटी कंटेंट है, इस पर रात दिन हम काम कर रहे हैं, अपना सारा काम छोड़ करके इसी कंटेंट पर लगे हुए हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिल सके और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड देखो बेटा, एक चीज लिखा हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए आपको समझाते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अक्सर याद रखिएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। देखो मैं इसी चित्र से आपको समझाऊंगा, अभी आप समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, मान लीजिए ये आप एक मोटरसाइकिल के हेड पर जो मीटर लगा होता है वो ये वाला है मीटर, इसमें मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, यानी जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, सामने कांटा लगा होता है, वो है मान लीजिए। अब आप सोचो, जब आप इस ढाल से नीचे उतर रहे थे तो आपकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? जब इस ढाल से उतर रहे थे, मान लीजिए इस समय आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब आप यहां पे आओगे तो इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा? तो डेफिनेटली यहां ढाल पर स्पीड ज्यादा थी, लेकिन यहां पर स्पीड हो गई क्या? 20 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए और जानिए, थोड़ा सा और आगे जाइए और आगे जाइए। तो याद रखिएगा बालक, अगर आप 0 पर हैं, 10 पर हैं, तो यहां पर स्पीड ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, यानी स्पीड यहां मैं 20 नहीं करूंगा, इसको 40 कर देता हूं, फिर मैं 50 कर देता हूं, फिर मैं 60 कर देता हूं, यानी लगातार आपकी स्पीड बदल रही है। 10 से 15 हुई, 15 से 20